प्रिय छात्रों, हम लोगों ने अपनी संस्थान ज्ञान गोदावरी के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की पूरी कोशिश हम लोगों ने किया है और अपना जो वीडियो है, जो महत्वपूर्ण चीज़ों की अपने विषय से जो यहाँ पे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, ये सारे विशेषज्ञ जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक फ्रूटफुल चीज़ों को जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको देखिए, इस चैनल से जुड़िए और इससे पूरा लाभ उठाइए और लाभ उठाने के साथ साथ अपने दोस्त और मित्रों को भी बताइए ताकि वो लोग भी लाभ कमा सके। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, ये अगर छुपा लेंगे तो घट जाएगी, इसलिए सारे लोगों को बताइए और ये स्पष्ट कर दीजिए कि जो ज्ञान गोदावरी है ये लगभग रेगुलर हम लोग ये देखते हैं कि अपना वीडियो आपको हर दिन दे रहा है और ये सारी चीज़ों को आप लोग देखें, लाभान्वित हों और लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश भी अपने तरफ से करें। और चूँकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा जो किया था वो योजना के बारे में किया था और योजना के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो हमने आपको 2 पंचवर्षीय योजना के बारे में लास्ट वीडियो तक बताया है। एक तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने देखा कि भारत में कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम लोग ये देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया। और जब हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि ये 2 पंचवर्षीय योजना अपने अवधि को कंप्लीट करती है तो उसके बाद एक चर्चा का विषय वस्तु होता है कि आखिर में अब आगे आने वाले समय में योजना के संबंध में किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि भारत आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से लोगों के बीच में कौतूहल का विषय वस्तु था और भारत में हम लोग ये देखते हैं कि चूंकि पहली पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही और इस योजना में हम लोग ये देखते हैं कि 3.6% की समृद्धि दर्ज की जाती है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वह काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता है। इसी तरीके से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। इसी योजना के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को तेज गति से विकसित किया। अनेक भारी और आधारभूत उद्योगों की स्थापना सरकार ने अपने स्तर पर किया और हम लोग ये देखते हैं कि यहीं से हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का तेज गति से विकास होता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर योजना का टारगेट जो रखा जाता है वो टारगेट से अचीवमेंट कम होता है। हम लोग ये देखते हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना होती है इसमें आर्थिक समृद्धि जो अचीव की जाती है वो 4.1% या कहीं कहीं 4.2% भी नोटेड है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग का जो अपना प्रारूप है उसमें 4.1% का अचीवमेंट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। एक बेहतर वातावरण के बाद हम लोग ये देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है। चूंकि आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में सूखा पड़ता है, सूखा पड़ने के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जो होती है वह चरमरा उठती है और हम लोग ये देखते हैं कि फिर हमारे देश में खाद्यान्न संकट जैसी समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इसीलिए खाद्यान्न पर नियंत्रण करना भी जरूरी समझा गया, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बार नए सिरे से पुनर्गठित करना बहुत ही जरूरी हो गया था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश की सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और औद्योगिक इन दोनों क्षेत्र को समन्वित विकास पर बल देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस योजना में हम लोग ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट पर बल दिया जाता है। यानी ये योजना जो होती है वह इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी क्या करती है, फोकस रखती है और इसी योजना में हम लोग ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी डेवलपमेंट पर बल दिया जाता है। यानी पहली बार हम लोग ये देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात
की जाती है। यानी ये तय किया गया कि हम लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करेंगे। यानी औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के समन्वित विकास पर हम लोग ये देखते हैं कि इस योजना में विशेष प्रकार का फोकस रखा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना हम लोग ये देखते हैं कि यह योजना जेबी सैंडी के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। याद रखने की चीज है, क्योंकि ये पूछा जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि जेबी सैंडी जो होते हैं उनके ग्रोथ मॉडल को, उन्हीं के मॉडल पर या उन्हीं के समृद्धि मॉडल पर हम लोग ये देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को अवलंबित किया जाता है। तो एक बात आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 में से 66 में होती है। इस योजना में आर्थिक समृद्धि की लक्ष्य हम लोग ये देखते हैं कि 5.6% रखी जाती है। इस योजना में यह योजना हम लोग ये देखते हैं कि जेबी सैंडी के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में हम लोग ये देखते हैं कि कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र के समन्वित विकास पर विशेष प्रकार का बल दिया गया। इस योजना के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि सरकार ने नए उद्योगों को स्थापित करना जारी रखा। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि इस योजना के दौरान भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। इसी तरीके से कुछ कोल उद्योग को भी इस योजना के दौरान भारत में स्थापित किया गया। इसके अलावा अन्य कुछ भारी उद्योग को भी सरकार ने इस योजना में बनाए रखा। लेकिन इस योजना में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश की सरकार जो होती है वह खाद्यान्न संकट की समस्या से निपटना भी चाहती थी। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जो होती है वह बीच का रास्ता निकालती है ताकि देश के किसानों को और उपभोक्ताओं को दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि 1965 में एक कीमत आयोग का गठन किया जाता है। और कीमत आयोग जो होती है वह फसलों की लागत का अनुमान लगाने के बाद वह न्यूनतम समर्थन कीमत और वसूली कीमत की घोषणा करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि बाद में 1985 में कीमत आयोग का, कृषि कीमत आयोग का पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन करने के पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि कृषि कीमत एवं लागत आयोग का गठन कर दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान समय में हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी एजेंशियल वस्तु को सरकार एक तरह से कंट्रोल करती है ताकि इनकी कीमत न तो तेजी से बढ़े न तो घटे। ये व्यवस्था हमारे देश में पहली बार तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही शुरू होती है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हम लोग ये देखते हैं कि खाद्य वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाता है और लोगों को आवश्यक वस्तु उनके तक पहुंच बनाने की व्यवस्था इसी योजना के दौरान की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि यह योजना अपने आप में अनूठी थी क्योंकि इस योजना में समन्वित विकास पर बल दिया गया था। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जो होती है वह इस योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करती है और इसके लिए सरकार इंडस्ट्री भी स्थापित करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यह तय कर दिया जाता है कि कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नवीन तकनीक इत्यादि की भी बात इस योजना के दौरान की गई। लेकिन अभी तक हमारे देश में एक्सटेंसिव कल्टीवेशन सिस्टम लागू था, यानी हम कृषि योग्य भूमि को बढ़ाकर ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने का अभी तक प्रयास कर रहे थे। कोई गहन प्रणाली यानी खेती की गहन प्रणाली इस समय इस योजना के दौरान शुरू नहीं की जा सकी थी। पूरे राज्यों ने हम लोग ये देखते हैं कि फुल फ्लेश में अपने यहाँ भूमि सुधार कानून को द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक लागू कर दिया था। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अतिरिक्त भूमि जो जमींदार थे उनसे ली गई और लेने के बाद काश्तकारों को उस पर मालिकाना हक प्रदान कर दिया जाता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इस योजना के दौरान सरकार एक काम और भी करती है कि चकबंदी व्यवस्था की घोषणा कर देती है। चूंकि बहुत सारे किसानों की भूमि जो थी, अपनी भूमि कई जगह पर फैली हुई होती है और फैले होने के नाते उनकी जोत का आकार जो था वो छोटा था और उनका प्रबंधन किसानों के लिए करना काफ़ी मुश्किल था। इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक व्यवस्था ये किया
कि किसी तरीके से एक किसान की भूमि जो कई जगह पर यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, उनको एक ही जगह पर भूमि दे दी जाए। इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में चकबंदी व्यवस्था की घोषणा की जाती है, और इसमें बहुत हद तक हम लोग ये देखते हैं कि बिखरे हुए खेतों को एकीकृत किया जाता है, और इससे जोतों की आकार को भारत में बड़ा करने में भी सहायता मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ये सब बातें कही जाती है। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना जो होती है वह 1961 से 66 होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह था आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, यानी टेक ऑफ स्टेज या सेल्फ रिलायंस की कंडीशन को प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है? तो जब कोई राष्ट्र हम लोग ये देखते हैं कि अपनी जरूरत या अपनी आवश्यकता के संपूर्ण वस्तु का उत्पादन स्वयं करना आरंभ कर देती है, तो हम लोग ये कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की स्थिति है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहली बार आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाया गया। आजकल आप जान रहे हैं कि हमारे देश में वर्तमान समय में भी सरकार जो है वो आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, लेकिन पहली बार योजना में आत्मनिर्भरता या टेक ऑफ स्टेज या सेल्फ रिलायंस की दशा को प्राप्त करने का लक्ष्य जो होता है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया जाता है। तो इस योजना का ऑब्जेक्टिव यानी मेन ऑब्जेक्टिव जो गोल था, इस योजना का हम लोग ये देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो था, मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग ये देखते हैं कि टेक ऑफ स्टेज या सेल्फ रिलायंस की कंडीशन को प्राप्त करना, सेल्फ रिलायंस की कंडीशन को प्राप्त करना। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना में हाई ग्रोथ के टारगेट को इस योजना में भी बनाए रखा गया। इसी तरीके से इस योजना में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना या इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्राप्त करना इस योजना में भी लक्ष्य बनाए रखा गया। क्योंकि हाई ग्रोथ का टारगेट कब तय किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और हम लोग ये देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक असमानता को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये दोनों चीजों को हम लोग ये देखते हैं कि सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाई रखती है और एक नया ऑब्जेक्टिव तय करती है, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की अवस्था को प्राप्त करना। जब कोई राष्ट्र अपनी जरूरत की वस्तुओं का स्वतः उत्पादन करना शुरू कर देता है तो उसे आत्मनिर्भरता कहते हैं। और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का पहली बार लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि यह योजना जो होती है वह आगे बढ़ती है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भारत के योजना के इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना जो थी वह तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। अब इस असफलता का मूल कारण कहाँ निहित था? तो हम लोग ये देखते हैं कि इस असफलता का दो महत्वपूर्ण कारण था। पहला, इस योजना के अंतिम 3 वर्षों में भारत को भयानक सूखा का सामना करना पड़ता है। दूसरा, हम लोग ये देखते हैं कि इसी योजना के दौरान भारत को 2 आक्रमण का सामना करना पड़ता है। 1962 में हम लोग ये देखते हैं कि इंडो चाइना वार का सामना करना पड़ता है, और दूसरा हम लोग ये देखते हैं 1965 में इंडो पाक वार का सामना करना पड़ता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी कुदरत का नाराज होना, यानी प्रकृति जो है हम लोग ये देखते हैं कि वह सूखा उत्पन्न कर देती है, और यह 3 वर्ष का भयानक सूखा जो होता है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को हिला देता है, और 2 आक्रमण ने इसमें और ज़्यादा योगदान दिया। यानी भारत के योजना के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे मुसीबत वाली योजना जो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना में आर्थिक समृद्धि की लक्ष्य हम लोग ये देखते हैं कि 5.6% रखे गए थे, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि उपलब्धि जो होती है वो मात्र 2.4% की होती है। निश्चित तौर पर टारगेट की अपेक्षा हम लोग ये देखते हैं कि अचीवमेंट क्या थी, काफी कम थी। इसीलिए भारत की योजना के इतिहास में इसे सर्वाधिक असफल योजना कहा जाता है। यह सफलता इतनी बड़ी थी कि देश के पास हम लोग ये देखते हैं कि जो संसाधन थे वह अपेक्षाकृत कम पड़ जाते हैं। अगले 3 वर्षों तक यानी 1966 से लेकर 1969 तक के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि भारत में कोई योजना नहीं चलाई जाती है। 1966 से लेकर 1969 के बीच में भारत में 3 वर्ष कोई योजना नहीं चलाई जा सकी। इसे भारत में योजना अंतराल या योजना अवकाश के नाम से स्मरण किया जाता है। तो 1966 से 1969 को
प्लान हॉलीडे कहा जाता है। इस अवधि में हम लोग ये देखते हैं कि देश में केवल वार्षिक योजना यानी बजट प्रचलन में थी। इसके अलावा हमारे देश में पंचवर्षीय योजना प्रचलन में नहीं थी, क्योंकि देश की आर्थिक रीढ़ जो होती है वह हिल जाती है और इससे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा मनोबल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। फिर वित्तीय या देश में जो संसाधन थे वो अपेक्षाकृत कम हो चुके थे। यही वजह था कि हम अगले 3 वर्षों तक भारत में योजना शुरू नहीं कर सके। इसे योजना अवकाश 1966 से 69। अब योजना अवकाश के दौरान कोई काम नहीं हुआ ये आप नहीं कह सकते हैं। भारत में योजना अवकाश के दौरान 3 वार्षिक योजना चलाई गई। इस वार्षिक योजना के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि 1966 में भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू की गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति शुरू की जाती है। हम लोग ये देखते हैं कि इसी समय नई कृषि रणनीति स्वीकार की जाती है और नई कृषि रणनीति को स्वीकार करते हुए भारत में 1966 में हरित क्रांति की घोषणा की जाती है। और यही क्रांति कमोबेश हम लोग ये देखते हैं कि अंततः 1980 तक या 1976-78 तक हम लोग ये देखते हैं कि भारत खाद्यान्न पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाता है। तो इस तरीके से भारत में हम लोग ये देखते हैं कि योजना अवकाश के दौरान एक बहुत बड़ा काम किया गया। 1966 में देश में नई कृषि रणनीति के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति की घोषणा की जाती है और यह क्रांति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो होती है वह अंततः 1976 तक सफल हो जाती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि योजना अवधि या योजना अवकाश के दौरान भारत में आर्थिक समृद्धि की दर कितनी थी। तो योजना अवकाश के दौरान योजना आयोग हम लोग ये देखते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि की माप करता है वह 2.6% औसत, यानी भारत में इस समय आर्थिक समृद्धि की दर जो थी वह 2.6% के आसपास थी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर समापन होता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समापन होने का मतलब है कि देश में हम लोग ये देखते हैं कि कई महत्वपूर्ण काम इस योजना के दौरान किए गए, लेकिन ये भी सत्य है कि यह योजना हमारे देश में सर्वाधिक असफल योजना या अनसक्सेस प्लान है। इस असफलता का मूल कारण जो है वह 3 वर्ष का सूखा और हम लोग ये देखते हैं कि 2 बाह्य आक्रमण की समस्या, ये दोनों कारणों से हम लोग ये देखते हैं कि योजना ये असफल होती है। इसी असफलता के वजह से हम अगले 3 वर्ष तक योजना शुरू नहीं कर सके। अतः भारत में प्रथम योजना अंतराल 1966 से 1969 3 वर्ष का होता है। योजना अवकाश के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि भारत में आर्थिक समृद्धि की दर 2.6% होती है। इसी तरीके से योजना अंतराल के दौरान 1966 में नई कृषि रणनीति के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति की घोषणा की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि यह योजना कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना की घोषणा की जाती है। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा हो जाती है। हम लोग ये देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो होती है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो होती है वह 1969 से 1974 होता है। यह देश में हम लोग ये देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना, इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बन जाती है। इस समय भी हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि की लक्ष्य जो रखी जाती है वो 5.6%, जबकि इस योजना में हम लोग ये देखते हैं कि जो उपलब्धि होती है वह उपलब्धि लक्ष्य से जो होती है वह काफी कम रहती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 1969 से 1974 ये चौथी पंचवर्षीय योजना। अब यह योजना हम लोग ये देखते हैं कि रुद्र एवं अलान के समृद्धि मॉडल पर आधारित थे। रुद्र एवं अलान ग्रोथ मॉडल, हम लोग ये देखते हैं कि रुद्र एवं अलान के समृद्धि मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आधारित थी। चूंकि आप जानते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन काफी कम होता है, यानी समृद्धि दर कमजोर होती है, जबकि मांग जो होती है वह बलवती बनी रहती है, जिसके वजह से हम लोग ये देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में कीमत तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद से ही कीमत बढ़ने लगी थी, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि कीमत और तेज गति से बढ़ती है।
इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना जब शुरू की जाती है तो ये समझा जाता है कि अब इस योजना का मूल टारगेट या थीम जो बनाया जाए वह है कीमत स्थिरता के साथ उच्चतम समृद्धि को प्राप्त करना। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं प्राइस हाईली ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कहने का मतलब है कि कीमत स्थिरता के साथ उच्चतम समृद्धि को प्राप्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कीमत स्थिरता का मतलब न तो अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़े और न तो अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर घटे। आदर्श कंडीशन यही है कि कीमत क्या हो, स्थिर हो, और कीमत अगर स्थिर रहती है और इसके साथ समृद्धि की दर बढ़ती है तो निश्चित है कि लोगों का जीवन निर्वाह स्तर जो होगा वह तेज गति से बढ़ेगा। आप जानते हैं कि इस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था D.R. गाडगिल। D.R. गाडगिल ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के स्पेशली विशेषज्ञ माने जाते हैं। हालांकि बाद में हम लोग ये देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी से इनका विवाद हो जाता है और विवाद के पश्चात ये इस्तीफा भी दे देते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि यह योजना मुख्यतः कृषि क्षेत्र के विकास पर ही विशेष बल देती थी, लेकिन औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों को भी इस योजना के दौरान हमारे देश में बनाए रखा गया। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इस योजना में भी परिवहन और ऊर्जा इत्यादि के विकास पर हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जो होती है वो बड़ी मात्रा में व्यय करती है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना हम लोग ये देखते हैं कि स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस करती थी, और इस योजना में हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जो होती है वह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को संपन्न करती है। चूंकि आप जानते हैं कि भारत में इस समय हरित क्रांति जो होती है वह शुरू हो जाती है। हरित क्रांति को देश में सफल बनाकर ही हम लोग ये देखते हैं कि खाद्यान्न आयात की निर्भरता को कम किया जा सकता था। यानी देश में अगर विदेशी मुद्रा को बचाना था और पूंजी का निर्माण करना जरूरी था तो इसके लिए यह भी जरूरी था कि खाद्यान्न के आयात पर फोकस क्या किया जाए, कम किया जाए। और यह तभी हो सकता था जब अपने हम घरेलू उत्पादन को क्या करें, बढ़ाएं। लेकिन घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का एक ही रास्ता विकल्प दिख रहा था, वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम लोग ये देखते हैं कि मिसेज इंदिरा इस पर काफी होमवर्क करती हैं और ये समझ जाती हैं कि भारत में अगर खाद्यान्न आयात से मुक्त होना है तो इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की पॉलिसी को क्या करना है, सफल बनाना है। इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की पॉलिसी को क्या करना है, सफल बनाना है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि यह आगत क्रांति थी। इसको शुरू करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि 4 आगतों का या 4 कारकों का होना जरूरी था। सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, उच्च उत्पादकता वाली बीज। दूसरा हम लोग ये देखते हैं केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरक की जरूरत थी। तीसरा हम लोग ये देखते हैं इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए थी। और चौथा हम लोग ये देखते हैं कि केमिकल इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवा की आवश्यकता थी। इन 4 आगतों को देश में लाकर या इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करके हम लोग ये देखते हैं कि देश में हरित क्रांति को शुरू किया जा सकता था। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश के किसानों के पास इतना तो पैसा था नहीं कि वह उच्च प्रजाति की बीज को खरीदे, अपने यहाँ सिंचाई की सुविधा को खरीदे, इसी तरीके ट्यूबवेल वगैरह को या कुआं वगैरह खुदवाए या बनवाए। इतना हमारे देश के किसान के पास संभव नहीं था। इसी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर उसके लिए नया था और वो उसे खरीद नहीं सकता था। क्योंकि भारत का किसान क्या था, अत्यंत निर्धन था और किसानों के पास ये चारों आगत की पहुंच जो थी वो सुनिश्चित नहीं थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि किसान के पास ये चारों आगत कैसे पहुंचाया जा सकता था। उसके लिए क्या चाहिए था, पैसा, और ये पैसा हमारे देश के किसानों के पास स्पष्ट रूप से नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये चारों आगतों की उपलब्धता को किसानों तक सुनिश्चित, इसकी पहुंच को सुनिश्चित बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि किसानों को पैसा मुहैया कराया जाए। मिसेज इंदिरा जो होती हैं काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करती हैं और गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात किसानों को पैसा कैसे दिया जाए इस पर गहन विचार विमर्श करती है।
क्योंकि अभी तक हमारे देश के जो किसान थे, जब उनको ऋण की आवश्यकता होती थी तो वो महाजन और साहूकार पर निर्भर रहते थे। लेकिन महाजन साहूकार जो होते थे वो इनका शोषण करते थे, इनका ब्याज का दर जो था वो काफ़ी ऊंचा था। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी किसान इन महाजनों के चंगुल में फंसना नहीं चाहता था। मिसेज इंदिरा ये समझती थी कि जब तक इनको कम ब्याज दर पर ज़्यादा मात्रा में ऋण नहीं देंगे तब तक ये आगतों को खरीद कर हरित क्रांति शुरू नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि इस योजना के दौरान मिसेज इंदिरा जो होती है वह जुलाई 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती हैं। 14 बड़े कॉमर्शियल बैंक का हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। जिन बैंकों की जमा राशि इस समय 50 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा थी, उन व्यापारिक बैंकों का सरकार राष्ट्रीयकरण कर देती है। अभी तक ये सब निजी क्षेत्र के बैंक थे, ये केवल ग्रामीण क्षेत्र में काम, शहरी क्षेत्र में काम करते थे, या केवल ज़्यादातर उद्योग धंधों को ऋण प्रदान करते थे। कृषि क्षेत्र चूंकि कच्चा व्यवसाय था इसलिए ऋण नहीं देते थे। इसके वजह से हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र का बेहतर विकास भी नहीं हो सका था। लेकिन मिसेज इंदिरा ने इन 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को पकड़ा और पकड़ने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात इन बैंकों से कहती है कि मिस्टर बैंक, अपना बोरिया बिस्तर इन शहरी इलाकों से उठाइए और ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाकर बिछाइए और हमारे देश के किसानों को कम से कम ब्याज दर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दीजिए, ताकि किसान इन ऋणों को प्राप्त करके चारों आगतों को खरीद कर हमारी हरित क्रांति जैसी नीति को सफल बनाए। इस तरीके से मिसेज इंदिरा जो होती है वो इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीयकरण में थोड़ा जोर जबरदस्ती होता है। सरकार जो होती है इसमें निजी क्षेत्र पर अपनी जबरदस्ती स्वामित्व स्थापित करती है, और उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था। मिसेज इंदिरा जब ये काम करती हैं तो 14 पूंजीपति सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करते हैं, और मिसेज इंदिरा का ये राष्ट्रीयकरण जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाता है, और सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टि में ही हम लोग ये देखते हैं कि इस राष्ट्रीयकरण को अवैध करार देता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि मिसेज इंदिरा हार न मारने वाली प्रधानमंत्री थी, इसलिए उन्होंने पूरा संविधान को ही उलट पलट दिया। बाद में आप जानते हैं कि 42 और 44 संशोधन किया गया, उसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें में बाहर कर दिया गया, और बाहर करने के बाद इसे विधिक अधिकार दे दिया गया, और इस राष्ट्रीयकरण को वैध करार संसद ने दिया। इस रौद्र रूप को देखकर हम लोग ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो होती है वह अपना कदम पीछे हटा देती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि मिसेज इंदिरा जो होती हैं वो संसद के माध्यम से यानी संविधान संशोधन करती हैं, और संशोधन के पश्चात इस राष्ट्रीयकरण को वैलिड करार देती हैं, और यह भी स्पष्ट शब्दों में संदेश दे देती हैं कि भविष्य में जिन बड़े व्यापारिक बैंकों की जमा राशि 200 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा होगी, उन बैंकों का भी यही हाल किया जाएगा। इस तरीके से बाद में अप्रैल 1980 में 6 और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। तो उसका सबसे बड़ा वजह यह था कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य कारण जो था वह था देश में हरित क्रांति जैसी नीति को सफल बनाना और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। और हम लोग ये देखते हैं कि मिसेज इंदिरा जो होती हैं वह इस कदम में काफ़ी कामयाब होती हैं, और 1976 तक हम लोग ये देखते हैं कि भारत इस मामले में खाद्यान्न पदार्थों को उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाता है, और ग्रीन रिवोल्यूशन जो होती है वह सफल हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में हम लोग ये देखते हैं कि यह समृद्धि मॉडल रुद्र एवं अलान के समृद्धि मॉडल पर थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कीमत स्थिरता के साथ उच्चतम समृद्धि को प्राप्त करना। इसी योजना के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि इसी योजना के दौरान मिसेज इंदिरा जो होती हैं वह ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति का विस्तार करती हैं। ये इसका विस्तार समूचे पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर दिया जाता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से ही जुलाई 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिन बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा थी। इसके लिए बाद में आप जानते हैं संविधान संशोधन भी किया गया। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में
इस राष्ट्रीयकरण के बाद मिसेज इंदिरा यह भी कह देती हैं कि जिन बैंकों की जमा राशि भविष्य में 200 करोड़ रुपए या इससे अधिक होगा, उन बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इसी समय चूंकि आप जानते हैं कि सरकार के राजकोष पर इस समय दबाव बहुत था, और इन दबाव का मुख्य कारण था सरकारी व्यय में बेतहाशा वृद्धि। सरकारी व्यय को नियंत्रित करना भी एक अनिवार्य था। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में जब आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के बाद तमाम देशी रियासतें थी, और ये सारी देशी रियासतें जो थी वह निश्चित तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि इनसे सरकार हमारी समझौता करती है, और समझौता करते हुए एक इनको विशेषाधिकार जिसे प्रीवी पर्स राइट, कौन राइट? प्रीवी पर्स राइट। प्रीवी पर्स राइट जो होती है वह राजाओं, महाराजाओं और नवाबों को दिया जाता है। ये उनके राज्य को अपने डोमिनियन में या अपने देश में विलय करने के एवज में दिया गया था। इसमें इनका जितना भी खर्चा होता था, इसके अलावा वेतन और पेंशन इसमें होता था, और जितने भी खर्च होते थे हम लोग वो देखते थे सब प्रीवी पर्स राइट के माध्यम से पूरा किया जाता था। तो ये एक प्रकार के जमींदारों, महाराजाओं और नवाबों को मिला हुआ विशेषाधिकार था। अब ये राजा, महाराजा, नवाब जो होते थे वर्षों कहाँ पड़े रहते थे? विदेश में। इनका खर्चा बहुत बड़ा था। एक पूड़ी या एक पकौड़ी 5 किलो देसी घी में तलते थे, उसके बाद 5 किलो देसी घी उठा के कूड़ा में फेंक देते थे। इसका परिणाम ये होता था कि राजकोष पर बहुत दबाव होता था, सरकार बड़ी मात्रा में इनके खर्चों को वहन कर रही थी। मिसेज इंदिरा ये समझती थी कि इन खर्चों को यानी फालतू व्यय को रोकना होगा। इसीलिए देश में हम लोग ये देखते हैं कि इस समय 26वां संविधान संशोधन लाया जाता है। 26वां संविधान संशोधन करके हमारे देश में प्रीवी पर्स राइट यानी ये जो महाराजाओं को जो मिलने वाला विशेषाधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि अभी ने इस प्रकार का वित्त पोषण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में कई समितियों का गठन किया गया था। इस समितियों में हम लोग ये देखते हैं कि इन समितियों ने, जैसे आर.के. हजारी समिति का गठन किया गया था, इसी तरीके से पद्मनाभन समिति का गठन किया गया था। इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए कि क्या देश में कुछ निजी पूंजीपति तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या यह देश में एकाधिकारी शक्ति को प्राप्त करने की स्थिति में है। चूंकि आप जानते हैं कि 1956 में जो हमारे देश में औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति बनाई गई थी उसका अधिकांश लाभ हम लोग ये देखते हैं कि निजी उद्योगपतियों को मिलता है। वो करते क्या है, सरकार से एक और मुनाफा कमाते हैं तो दूसरी ओर जनता से भी मुनाफा कमाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है वह भी निजी पूंजीपतियों को, और गवर्नमेंट का जो सरप्लस या अतिरेक होता है वह भी निजी पूंजीपतियों को। यानी कहने का मतलब ये है, ये पब्लिक, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये गवर्नमेंट, और इसी तरीके से बीच में हम लोग ये देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर था। ये प्राइवेट सेक्टर करता क्या था कि यहाँ के सरप्लस को अपने पास जुटा रहा था और गवर्नमेंट की भी सरप्लस को अपने पास जुटा रहा था। यानी 1956 की जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें गवर्नमेंट से भी ये लाभ प्राप्त करते थे और जनता से भी। नतीजा ये हुआ कि इनका आकार तेजी से क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इसी चीज को आर्थिक सत्ता का संकेंद्रण कहेंगे। अगर इसी तरीके से देश के पूंजीपति बढ़ते चले गए तो निश्चित है कि आने वाले समय में एक दिन कुछ पूंजीपतियों के पास देश का संपूर्ण संसाधन होगा और फिर वही पूंजीपति ये देश को चलाएगा, और देश में समाजवाद और सरकार और लोकतंत्र और स्वतंत्रता ये सब का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर वह पूंजीपति ही अपने हिसाब से वह देश चलाएगा। इन समस्या हम लोग ये देखते हैं कि 1969 में समिति का जो गठन किया गया था उसने ये कहा कि भारत में आर्थिक सत्ता का संकेंद्रण हो रहा है। आप जानते हैं कि इस पर बहस बाद में किया गया। जब मिसेज इंदिरा जो होती है 1969 में इस रिपोर्ट को संसद में पेश करती है तो इस मुद्दे पर कांग्रेस भी जो होती है वह टूट जाती है, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट, चाहे आर.के. हजारी रिपोर्ट थे, चाहे पद्मनाभन समिति के रिपोर्ट थे, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जो भी रिपोर्ट थे वो स्पष्ट कह रहे थे कि भारत में आर्थिक सत्ता का संकेंद्रण तेजी से हुआ है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक कंबेंसेसी हुआ है और निजी पूंजीपतियों का आकार तेजी से बढ़ा है। अब ये हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस जो होती है वह दो घड़ों में बढ़ जाती है, क्योंकि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा घड़ा जो था वह बेसिकली समाजवादियों का था।
इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। मिसेज इंदिरा इस संवेदनशीलता या गंभीरता को समझ लेती हैं और अंततः हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित करती है जिसे एमआरटीपी एक्ट 1969 कहा गया। इसका पूरा नाम है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, यानी एकाधिकारी प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 पारित किया गया। इसमें निजी निवेश की सीमा निश्चित कर दी गई और फर्मों को या निजी पूंजीपतियों को आपस में कंपनी को विलय करने पर नियंत्रण लगा दिया गया। इसी तरीके से निजी निवेश की सीमा भी निश्चित कर दी गई ताकि कोई भी अगर 10 करोड़ रुपए सालाना से ज़्यादा निजी पूंजीपति निवेश करेगा तो उसकी अनुमति सरकार से लेनी पड़ेगी। बाद में इसकी लिमिटेशन समय के साथ बढ़ाई गई, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि जो निजी क्षेत्र का तेज गति से विकास हो रहा था वो रुक गया और इस रुकने का परिणाम ये हुआ कि आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण यानी जो असमानता तेजी से बढ़ रही थी वो क्या हो गई, घट गई। ये सारे काम हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आंशिक रूप से ही सफल होती है। उपलब्धि हम लोग ये देख रहे हैं, उन्हें इसमें टारगेट जो रखा गया था वो 5.6% रखा गया था। उपलब्धि हम लोग ये देखते हैं कि 3.8% की होती है। यानी कहने का मतलब है कि यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आंशिक रूप से ही सफल रहती है, यानी पूरी तरीके से यह योजना सफल नहीं होती। अब इसके पीछे कारण क्या था, तो इसके पीछे हम लोग ये देखते हैं कि चकमा शरणार्थियों की समस्या बताई जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित थे। 1971 में हम लोग ये देखते हैं कि बांग्लादेश का गठन होता है। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बांग्लादेश से तमाम लोग भारत में शरणार्थी बनकर चले आते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि भारत में बचत और निवेश की दर जो होती है वह कम हो जाती है और इसके वजह से हम अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि यह योजना भी भारत के पुष्ट को या आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में एक तरह से ये मदद प्रदान करती है। तो ये हमारे देश की चौथी पंचवर्षीय योजना है और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो इतना ही। अब आप लोग इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमने आपको इसके पहले भी बताया कि ज्ञान गोदावरी चैनल में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए देखें, क्योंकि यहाँ पर हर दिन आपको 15-20 वीडियो अपलोड किए जाते हैं ताकि आप लोग उससे लाभान्वित हो सके और अपने अपने लोगों को भी बताएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारी इतनी बातें। थैंक यू।